Agricultural development. Agriculture has developed at different pace in various parts of the world. तो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अलग अलग गति से हुआ है. डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स वो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट अभी कंटिन्यू है, जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है. ओके. डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन. डेवलपिंग कंट्रीज लार्ज पॉपुलेशन के साथ लार्जली इंगेज हैं. किसमें? इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, मतलब बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं. ओके. Agricultural development is associated with efforts to increase agricultural production in order to meet the growing demand of the growing population. तो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके साथ एसोसिएट है? विद एफर्ट्स. ओके. क्यों की जाती है ये एफर्ट्स? तो टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ जो डिमांड ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन की डिमांड ग्रो हो रही है, उसको मीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाता है. ओके. तो इंक्रीज़ करने के लिए जो भी एफर्ट्स वगैरह होती हैं वो सब भी एग्रीकल्चरल के डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट हैं. ओके. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज. इसे बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है. किसको? डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है. सच एज मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाय एक्सपांडिंग द क्रॉप्ड एरिया. एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन कर सकते हैं. कैसे? जो क्रॉप्ड एरिया है उसे एक्सपांड करके. ओके. जहाँ पर क्रॉपिंग होती है वो जो एरिया है वहाँ उसको थोड़ा एक्सपांड करके भी हम ये जो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं. देन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन. ओके. थोड़ा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं. जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनमें हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़. इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स. फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं और वो सीड्स को यूज़ कर सकते हैं जिनकी यील्डिंग हाई है, मीन्स उपज जिनकी ज़्यादा है. द अल्टीमेट गोल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. और अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का? फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना. ओके. मीन्स खाद्य सुरक्षा को इंक्रीज़ करना. द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो बीन वेरी इंकरेजिंग. तो एग्रीकल्चर में यानी कृषि में कोऑपरेटिव एक्टिविटी, सहकारी गतिविधियों का डेवलपमेंट बहुत ही इंकरेजिंग, उत्साहजनक रहा है. एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड थ्रू नेशनलाइज्ड एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स. तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है टू फार्मर्स. ठीक है. फार्मर्स को एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस. उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है. एग्रीकल्चरल क्रेडिट कैसे दिया जाता है? तो थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड थ्रू नेशनलाइज्ड एज वेल एज कोऑपरेटिव बैंक्स. तो नेशनलाइज्ड हो और कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती हैं उनके थ्रू भी दिया जाता है. वेयरहाउसेस हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स टू स्टोर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है उसे डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करने के लिए वेयरहाउसेस सेटअप किए गए हैं. प्रेजेंटली द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फार्मर्स विद कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड गाइडेंस थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, किसान चैनल, किसान SMS on mobile, toll-free number, as well as the government's e-Khedut farmer web portal. प्रेजेंटली गवर्नमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हो या कोई गाइडेंस देना हो तो ये सब फार्मर्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं? थ्रू रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, फिर किसान चैनल से, किसान SMS ऑन मोबाइल, फिर एक टोल फ्री नंबर भी है किसान कॉल सेंटर. ओके. एज वेल एज द गवर्नमेंट्स e-Khedut फार्मर वेब पोर्टल. तो e-Khedut करके एक वेब पोर्टल भी है, फार्मर वेब पोर्टल. इन सभी के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं. इन गुजरात फार्मर्स आर गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस थ्रू एग्रीकल्चरल फेयर्स.
कृषि मेला। तो गुजरात में क्या होता है, फार्मर्स को कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस प्रोवाइड करनी हो तो एग्रीकल्चरल फेयर्स के थ्रू भी की जाती है, जैसे हम कृषि मेला के नाम से भी जानते हैं। इम्प्रूव्ड सीड्स। सीड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो सीड्स। In today's time, improved seeds and traded seeds are used to get more production from agriculture. तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके उसके लिए इम्प्रूव्ड सीड्स यूज़ किए जाते हैं। इन टुडेज टाइम मीन्स प्रेजेंटली इम्प्रूव्ड सीड्स, ट्रीटेड सीड्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं टू गेट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर। ट्रीटेड सीड्स। ट्रीटेड सीड refers to seeds that have been treated with some sort of chemical prior to planting. तो सीड्स तो हम सबको पता है कि क्या होते हैं, बट ट्रीटेड सीड्स क्या होते हैं, वो सीड्स जिन्हें ट्रीट किया जाता है, जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल से उनको ट्रीट किया जाता है, कोटिंग की जाती है प्रायर टू प्लांटिंग, प्लांटिंग से पहले। और क्यों की जाती है ये ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट इज़ फॉर द फार्मर्स एडवांटेज, फार्मर्स के एडवांटेज के लिए। फार्मर्स को इस ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये ट्रीटेड सीड्स सो करने के बाद फार्मर्स को अच्छी उपज मिलती है। ओके, सीड्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैव बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट। अब सीड्स डेवलपमेंट के सेंटर्स कुछ बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए गए हैं। सीडलिंग्स आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मेथड। बायोटेक मेथड की मदद से हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए सीडलिंग स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मीन्स व्हाट, तो गार्डनिंग वगैरह के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होती है वो। ओके, सीडलिंग्स के बारे में देखें तो सीडलिंग्स क्या होते हैं, जब हम नया सीड सो करते हैं तो एक शूट निकलता है पहले, फिर जो सैपलिंग निकलता है। ओके, जैसे छोटा सा नया पौधा होता है ना, यंग प्लांट, बिल्कुल उसी को हम कहते हैं सीडलिंग्स। ओके, तो वो जो सीडलिंग्स होती हैं वो स्पेशली प्रिपेयर की जाती हैं स्पेशली फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और कैसे, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक मेथड। दिस मेथड हैज़ हेल्प्ड इन डेवलपिंग सीड्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ओके, इस मेथड से क्या होता है, जो जल्दी पकने वाले सीड्स होते हैं, सीड्स ऑफ अर्ली मैच्योरिंग, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वाले सीड्स होते हैं जिनसे ज़्यादा उपज मिलती है, ऐसी किस्मों के जो बीज होते हैं उनको डेवलप करने में मदद मिलती है। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स विथ हायर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स। तो सीरियल्स के हायर प्रोडक्शन के साथ इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स में यानी खाद्यान्न में, ओके, सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है। ओके, नाउ moving to the next topic, that is pesticides. Pesticides play an important role in preventing crop damage in agriculture in India. तो क्रॉप को डैमेज करने से प्रिवेंट करने वाले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, पेस्टिसाइड्स। ओके, excessive use of chemical pesticides in agriculture has led to soil and water pollution. तो एक्सेसिव यूज़ भी इसका नहीं करना है। ओके, एग्रीकल्चर में क्रॉप को डैमेज होने से कोई प्रिवेंट करता है तो उसमें इम्पॉर्टेंट रोल पेस्टिसाइड्स का भी है, बट इसका आपको एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो इससे क्या हो सकता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ओके, टॉक्सिन्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो टॉक्सिन्स मीन्स जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाए तो उससे लॉन्ग टर्म एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी ह्यूमन हेल्थ पर देखी गई है। ओके, पेस्टिसाइड्स इन द सेंस यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उनका एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, worms and plant biological pesticides are used to control pests that damage crops. तो जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ओके, जो क्रॉप को डैमेज करते हैं ऐसे जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स और जो प्लांट बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ किया जाता है,
जर्म्स मेकअप अबाउट 90% ऑफ इट। इसमें से 90% जर्म्स होते हैं। About 100 different pathogens have been reported to cause disease in plants. तो plants में disease cause करने वाले ऐसे 100 different pathogens जो हैं, जीवाणु जो हैं, वो रिपोर्ट किए गए हैं। Germs that produce spores are used for pest control in crops. तो crops में pest control के लिए भी germs का यूज़ होता है। कौन से germs? That produce spores. Okay? तो जो germs स्पॉर्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे जर्म्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है स्पॉर्स की, राइट? तो स्पॉर्स क्या होते हैं? स्पॉर्स इन द सेंस ये स्मॉल सेल्स होते हैं लाइक सीड्स। ओके, Bacillus species is at the forefront of this type of bacterium. तो इस टाइप के बैक्टीरियम में जो स्पेशियस होते हैं लाइक प्रजातियाँ, ओके, तो उसमें सबसे फॉरफ्रंट मीन्स आगे कौन सी है? बेसिलिस। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर कमर्शियली अवेलेबल इन द मार्केट, और मार्केट में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी अवेलेबल हैं। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स कॉज डिफरेंट डिजीज टू पेस्ट्स एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिस्ट्रॉयड। तो जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं। पेस्ट, ओके, इनको पेस्ट क्या होता है? तो ये स्पेशीज हो सकते हैं जो कि प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। अब बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है? कॉज डिफरेंट डिजीज़ टू पेस्ट को डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते हैं ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, एंड एज अ रिजल्ट दे आर डिस्ट्रॉयड। और इसका रिजल्ट क्या आता है? वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो डैमेज होने से बच जाएंगी। ओके, इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो भी स्पेशीज़ हैं जो प्लांट्स को इंजर करते हैं, जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Bacterial biological pesticides are a type of gastric toxin, so it is necessary that it goes into the stomach of the insect to kill it. When a liquid mixture of biological pesticides is sprayed on the crop, the dormant live bacteria enter the caterpillar's intestines with its food, and the toxic protein causes paralysis in the caterpillar's intestines and especially in the mouth. Eventually the caterpillar dies. गैस्ट्रिक टॉक्सिन का एक टाइप है बैक्टीरियल बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। ओके, ये गैस्ट्रिक टॉक्सिन का ही एक टाइप है और इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी है कि ये सीधा इंसेक्ट के स्टमक में जाए टू किल इट, उसे किल करने के लिए। और जब इसका लिक्विड मिक्सचर, ये बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जो है होती हैं, इनका जब लिक्विड मिक्सचर क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो डोर्मेंट लिव बैक्टीरिया मीन्स, डोर्मेंट मीन्स जो अभी निष्क्रिय है, जो भी इनएक्टिव है वैसे, बट जीवंत तो है ही बट अभी निष्क्रिय है, ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जब वो कैटरपिलर्स की इंटेस्टाइन्स में उनके फूड के साथ एंटर होते हैं, कैटरपिलर्स के इंटेस्टाइन्स में जब फूड के साथ एंटर होते हैं तो क्या होता है? जो टॉक्सिक प्रोटीन अंदर होता है वो कॉजेज पैरालिसिस, वो कैटरपिलर के इंटेस्टाइन्स को पैरालिस बना देता है, स्पेशली इन द माउथ, स्पेशली उनके मुंह को। ओके, इवेंचुअली क्या होता है? कैटरपिलर डाइज, और इससे होता है कैटरपिलर क्या होता है? डाइज मीन्स मर जाते हैं। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह हमें बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, अब क्या डिफरेंस है दोनों में? तो सीधा सा टर्म है, केमिकल पेस्टिसाइड्स मीन्स केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स, एंड बायोलॉजिकल इन द सेंस जो नेचुरल प्रोडक्ट्स से बना जाता है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे बनाए गए पेस्टिसाइड्स। ओके, इन पर्टिकुलर नीम, करंज, महुड़ो, तुलसी, रतनजोत, मिंट, बिटरगार्ड, टोबैको, सेवंती एट्सेट्रा आर यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करी जाती हैं। Improved irrigation facilities. Adequate water is required for farming. Due to uncertain and unpredictable rainfall in our country,
enough water is not available. So different arrangements are made for irrigation. Usually we have artificial system of watering plants through wells, bore well, small and big check dams, which is called irrigation. तो adequate means ज़रूरत जितना तो वाटर चाहिए ही फार्मिंग के लिए, और हमारी कंट्री में जो रेनफॉल होता है वो तो अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टेन है. ऐसे तो हर जगह अनप्रडिक्टेबल और अनसर्टेन ही रहता है. एनफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और जितना वाटर चाहिए उतना अवेलेबल भी नहीं है. इसीलिए अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स किए गए हैं इरिगेशन के लिए. ओके. और आर्टिफिशियल सिस्टम्स वाटरिंग प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए यानी पानी देने के लिए अलग अलग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल सिस्टम्स भी बनाए गए हैं. तो इसका यूज़ करके बनाए जाते हैं तो थ्रू वेल्स, बोर वेल्स, स्मॉल एंड बिग चेक डैम्स. ओके. ये सारे इरिगेशन ही कहलाते हैं. अब इसमें फर्स्ट है कैनाल. देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन गुजरात लाइक सरदार सरोवर, धरोई प्रोजेक्ट etc. in which water is stored in dams. Water is transported to the farms with the help of canals. Continuous overuse of canal water for irrigation reduces soil fertility. देखते हैं गुजरात में कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं. सरदार सरोवर, धरोई प्रोजेक्ट etc. तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें क्या होता है कि पानी को यानी वाटर को डैम्स में स्टोर किया जाता है और उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्टेड टू द फार्म्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केनाल्स. केनाल मीन्स नहर. ठीक है. डैम्स में पहले वाटर को स्टोर करते हैं, फिर उसे फार्म तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केनाल्स. और कंटिन्यूस अगर ओवर यूज़ होता रहे केनाल के वाटर का इरिगेशन के लिए तो इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती जाती है. फार्म पॉन्ड इज बिल्ट ऑन द रिजेस of the sloping land in the farm in which rainwater is stored. It becomes useful for irrigation when the crop needs water after the rains have stopped. जिस फार्म में रेन वाटर स्टोर होता है वहाँ पे स्लोपिंग लैंड में पॉन्ड बनाए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, और जब रेनफॉल स्टॉप हो जाए, जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद भी इरिगेशन के लिए वो वाटर क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. चेक डैम. अ स्ट्रॉन्ग चेक डैम इज बिल्ट in front of a river, spring or stream to stop the flow of water from them. The construction of check dams raises the level of wells and bore wells. नदी, नाले या झरने के सामने अगर चेक डैम बिल्ड कर दें तो उससे क्या होगा, वाटर का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा. ओके. और चेक डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, वेल्स, बोर वेल, इनका लेवल जो है वो रेस होता है. Drip irrigation method. Drip irrigation is a type of micro irrigation by which water is saved and nutrients gradually reach the roots of the plant, and this process affects both the upper and the inner surface of the soil. Drip irrigation एक ऐसी टाइप है, माइक्रो इरिगेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें वाटर जो है वो सेव किया जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स ग्रेजुअली रीच द रूट्स ऑफ द प्लांट के रूट्स तक ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं. इन दिस मेथड दिस प्रोसेस अफेक्ट्स बोथ द अपर एंड द इनर सरफेस ऑफ द सॉइल. और इस प्रोसेस से क्या होता है कि अगर इरिगेशन की ये प्रोसेस यूज़ करी जाए तो जो अपर सरफेस है सॉइल की, जो अपर सरफेस है उसके साथ साथ जो इनर सरफेस होती है उसको भी अफेक्ट होता है. ओके. ये माइक्रो इरिगेशन का एक टाइप है जिसमें वाटर को सेव किया जाता है और इसकी मदद से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रेजुअली प्लांट के रूट तक पहुंचते हैं, धीरे धीरे वो प्लांट के रूट तक पहुंचते हैं. और इस प्रोसेस से इनर सरफेस और अपर सरफेस, सॉइल की इनर सरफेस और अपर सरफेस दोनों को अफेक्ट होती है. ओके. द मेन गोल ऑफ दिस इज टू रिड्यूस इवापोरेशन एंड डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स. और इसका मेन गोल क्या होता है इस प्रोसेस का, टू रिड्यूस इवापोरेशन को रिड्यूस करना एंड डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स, और डायरेक्टली रूट्स तक वाटर पहुंचाना, डिलीवर करना. ओके. तो मेन गोल क्या होता है, इवापोरेशन को रिड्यूस करना और डायरेक्टली रूट्स तक वाटर डिलीवर करना. इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर इज इरिगेटेड यूजिंग वाल्व्स, पाइप्स एंड weather tiles.
तो वेदर टाइल्स, पाइप्स और वाल्व्स, इनको यूज़ करके इरिगेशन किया जाता है इस सिस्टम में. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड अक्रॉस द फील्ड इन पाइप्स कॉल्ड ड्रिपर लाइन्स featuring smaller units known as drippers. तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो डिलीवर्ड अक्रॉस द फील्ड, पूरी फील्ड में हर जगह डिलीवर हो जाते हैं. कैसे? पाइप्स में डाले जाते हैं, ड्रिपर लाइंस में. ओके, और फिर उन ड्रिपर लाइंस में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, यानी स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो कि ड्रिपर्स कहलाते हैं. Each dripper releases drops containing water and fertilizers, resulting in the uniform application of water and nutrients directly to each plant's root zone across the entire field. अब इसका मेन जो फीचर है वो क्या है? Each dripper releases drops. अब ड्रिपर जितनी भी हैं, ड्रिपर लाइंस में जितनी भी ड्रिपर्स हैं वो सब यूनिफॉर्मली बनाई गई हैं. तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो ड्रॉप्स रिलीज़ करते हैं उनमें क्या क्या होता है, वाटर, फर्टिलाइज़र सब होता है. ओके, तो ये यूनिफॉर्मली इनका एप्लीकेशन हो जाता है, वाटर का और न्यूट्रिएंट्स का यूनिफॉर्मली एप्लीकेशन होता है पूरे फील्ड में, हर एक प्लांट के रूट जोन तक पहुंचता है अक्रॉस द एंटायर फील्ड. ओके, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ डिज़ाइंड, मेंटेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. तो इस सिस्टम की, इस मेथड की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? इसे डिज़ाइन कैसे किया गया है, इसे किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है इस मेथड की सक्सेस. इफ़ एवरीथिंग इज़ प्रॉपर्ली अरेंज्ड, इट इज़ मोर इफेक्टिव दैन अदर मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड स्प्रिंकलिंग वाटर. अगर सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज किया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको इसका देखने मिलेगा. जितनी भी अदर मेथड्स हैं सबसे अच्छा इफ़ेक्ट इसमें मिलेगा अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हुआ है, इसे अच्छे से अरेंज किया गया है तो. ड्रिप इरिगेशन इज़ समटाइम्स कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन. कभी कभी इसे ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है. ड्रिप इरिगेशन इज़ मोर यूजफुल इन क्रॉप्स विद स्पेस बिटवीन 2 रोज. तो 2 रोज़ बनाई गई हैं, अगर क्रॉप्स को इस तरह से बनाया गया है, उनके बीच में स्पेस है, तो ड्रिप इरिगेशन मेथड बहुत ही यूज़फुल मानी जाती है. कॉटन, कैस्टर, शुगर केन, टोमेटो, एग प्लांट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, लेडी फिंगर, चिली, मैंगो, चीकू, लेमन, कोकोनट, पोमग्रेनेट, पपाया, गुआवा, बेरी, टोबैको, टीक एट्सेट्रा आर सूटेबल क्रॉप्स फॉर ड्रिप इरिगेशन. इतनी सारी यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई. ये सारी जितनी भी यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं ये सभी ड्रिप इरिगेशन के लिए यूज़फुल हैं. इन सभी में हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं. सूटेबल क्रॉप्स हैं ये ड्रिप इरिगेशन के लिए. This drip method can save up to 40 to 60% of water and 25 to 30% of fertilizer. तो ये वाली जो मेथड है, ये ड्रिप मेथड को अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या बच सकता है? 40 to 60% वाटर बचाया जा सकता है एंड 25 to 30% फर्टिलाइज़र भी बचाया जा सकता है. It saves labor which is used for making check basin, furrow, kamana, border, tilling the land to keep the soil soft as well as watering for irrigation. तो ये सारा श्रम, लेबर बचाया जा सकता है जो कि मेकिंग चेक बेसिन को बनाने में यूज़ होता है. कुछ इस तरह से बेसिन्स बनाए जाते हैं. ओके, देन फरो. अब ये क्या होता है? लाइंस बनाई जाती हैं जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है. नेक्स्ट इज खामना. इसमें क्या होता है? कुछ इसी तरह से जैसे आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, रिंग्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए. ओके, इन सब के साथ साथ बॉर्डर वगैरह भी बनाना होता है. देन टिलिंग द लैंड को टिलिंग किया जाता है फॉर व्हाट? टू कीप द सॉइल सॉफ्ट, सॉइल को सॉफ्ट बनाने के लिए. एज वेल एज वाटरिंग फॉर इरिगेशन. ओके, तो इरिगेशन के लिए जो वाटरिंग वगैरह होता है, इन सभी चीज़ों में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है. तो इन सभी से बचने के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड इज़ वेरी यूजफुल. Irrigation can be done properly even in undulated land with the help of drip irrigation. तो ड्रिप इरिगेशन की मदद से प्रॉपरली इरिगेशन हो सकता है चाहे लैंड अनड्यूलेटेड क्यों ना हो. अब अनड्यूलेटेड लैंड क्या होता है?
अनड्यूलेटेड लैंड मीन्स जिसका शेप वेव्स की तरह हो. ओके, ऐसी लैंड जिसका शेप वेव्स की तरह हो. यू कैन सी हियर, राइट. तो ऐसी लैंड जिसका शेप वेव्स की तरह, ऐसी अनइवन लैंड पे भी प्रॉपरली इरिगेशन हो सकता है. Less weeds grow, so costs of weedicides as well as labor are reduced. तो weeds in the sense unwanted plants. Okay, जो unwanted plants grow करते हैं आपके जो main crops डाले गए हैं उसके साथ साथ अपने आप जो unwanted plants grow करते हैं that are called weeds. Okay, तो less weeds grow होते हैं और जो weedicides की कॉस्ट लगती है, यानी जैसे कि बीड्स अचानक से ग्रो कर गए हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए हैं, तो उसके लिए आपको वीडिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है. वीडिसाइड्स क्या होते हैं? इन वीड्स के किलर माने जाते हैं, वीड किलर. ओके, तो उनकी कॉस्ट कम लगती है और मेहनत भी कम लगती है. क्यों कम लगेगी? क्योंकि वो ग्रो ही कम हो रहे हैं. तो ड्रिप इरिगेशन मेथड से क्या होता है? लेस वीड्स ग्रो. जो ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो कम करते हैं, ज़्यादा नहीं उगते. अब कम उगेंगे तो आपके उसको हटाने की जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगी. लैक ऑफ वाटर लॉगिंग इन द सॉइल रिड्यूसेस द स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स. तो इस मेथड से क्या होता है? सॉइल में वाटर लॉगिंग नहीं होता है. ओके, इससे होगा क्या कि जो पेस्ट्स वगैरह होते हैं जैसे जो कि आपके क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, उनका स्प्रेड नहीं होता है, ज़्यादा रिड्यूस होता है. फाइन. वाटर लॉगिंग अगर नहीं होगा सॉइल में तो ऐसे जो कीटाणु वगैरह होते हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, उनका स्प्रेड भी धीरे धीरे रिड्यूस होता है. अबाउट 30 to 35% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेव्ड. और इस मेथड को यूज़ करने से 30 to 35% इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचा सकते हैं. When there is less irrigation facility, the moisture in the soil facilitates farming activities. और जब लेस इरिगेशन फैसिलिटी हो, जब इरिगेशन फैसिलिटी की कमी हो जाती है, तब क्या होता है? जो मॉइस्चर अंदर प्रेजेंट है, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करी गई है तो मॉइस्चर तो सॉइल में है ही, तो उससे क्या होता है? फैसिलिटेट्स फार्मिंग एक्टिविटीज़. फार्मिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ही ईजी बना देता है, स्मूथ बना देता है. फैसिलिटेट्स मीन्स सुगम सा बना देता है. ओके, financial assistance is provided by the government to motivate people to use this method. और इस मेथड को यूज़ करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट खुद मोटिवेट करती है लोगों को इस मेथड को यूज़ करने के लिए. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस. ओके, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. तो ये जो सिस्टम है वो बहुत ही यूज़फुल है, स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल पार्क्स, देन लॉन्स, फिर जो नेचुरल लैंडस्केप्स होते हैं, फिर गोल्फ कोर्सेज. गोल्फ कोर्स इन द सेंस ऐसे ग्राउंड्स जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है. ऐसे जो भी एरियाज हैं वहाँ पर इस मेथड को, इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है. और इस टूल से, जो यहाँ पे आपको टूल दिख रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, यहाँ पे आपको टूल दिख रहा है ना, उस टूल से क्या होता है? जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो सेटल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं. और इस टाइप की इरिगेशन मेथड से वाटर डिलीवर करना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि रेन. जब रेनफॉल होता है तो उस वक्त जैसे वाटर डिलीवर होता है पूरे फील्ड में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी वाटर डिलीवर हो जाता है. ओके, और इस मेथड से जो वाटर सप्लाई होता है उसमें क्या क्या यूज़ होता है? पंप यूज़ होता है, वाल्व, पाइप एंड फाउंटेन, फुहारे यूज़ होते हैं. ओके, और इस मेथड की मदद से क्या होता है? अ रोटेटिंग नोजल which is attached perpendicularly with the main pipe at a certain distance. Sprinkler sprinkles water on the ground like raindrops. बिल्कुल raindrops की तरह वाटर स्प्रिंकल हो जाता है. ओके, फाउंटेन irrigation is widely used in residential areas, industrial units and agriculture. तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में और रेसिडेंशियल एरियाज़ पर वाइडली यूज़ किया जाता है ये फाउंटेन इरिगेशन का, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन का. ओके, और ये अनइवन लैंड जो होती है या सैंडी सॉइल होती है, ओके, या फिर जो शॉर्ट टर्म के क्रॉप्स होते हैं वैसी जगह पर भी ये यूज़फुल होता है. और ये जो सिस्टम होता है ये फेवरेबल है फॉर ग्रोइंग वीट, मिलेट, ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, ग्राम, अनियन,
राई ग्रास, फॉडर क्रॉप्स। वैसे ये राई ग्रास और फॉडर क्रॉप्स ये सब क्या होते हैं? राई ग्रास भी एक फॉडर क्रॉप ही है जो कि एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज़ किया जाता है। देन फेन्यूग्रीक, कॉटन सीड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, लेडी फिंगर, पोटैटो, शुगर कैन एट्सेट्रा। तो ये सभी जो क्रॉप्स हैं इनको ग्रो करने के लिए फेवरेबल माना जाता है इरिगेशन के लिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को। Thus, more production can be obtained by using various modern irrigation systems in agriculture by conserving water and maintaining soil quality. तो मोर प्रोडक्शन मीन ज़्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है बाय यूजिंग वेरियस मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। तो जो भी मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स आई हैं एग्रीकल्चर में, इनका यूज़ करके ऐसी जो वेरियस यानी अलग अलग इरिगेशन सिस्टम्स आई हैं मॉडर्न, उनका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है बाय कंजर्विंग वाटर एंड मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी भी मेंटेन की जा सकती है और वाटर का भी कंजर्वेशन हो सकता है।